प्यारे विद्यार्थियों, मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 4 व्याख्यानों में हमने लगातार जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चर्चा की थी। कल के व्याख्यान में हमने अलाउद्दीन खिलजी की गृह नीति और राजत्व सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे। उसी संदर्भ में आज हम अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक व्यवस्था और बाजार व्यवस्था, जिसके लिए अलाउद्दीन पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अपना एक अलग स्थान रखता है, आज से लगभग 800 वर्ष पहले जो कार्य बाजार व्यवस्था के रूप में अलाउद्दीन ने लागू करने का प्रयास किया, वैसा कार्य आज के आधुनिक राजनीति और समाज में बड़े बड़े राजनेता और शासन प्रमुख अभी तक नहीं कर पाए हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निसंदेह अलाउद्दीन ने अपने आने वाली पीढ़ियों के सामने एक ऐसा शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया जिस पर आगे चलकर जनता की भलाई के लिए बेहतर तरीके से कार्य करने का एक सफल उदाहरण उसने पेश किया था। अलाउद्दीन खिलजी की सभी सफलताओं का आधार उसकी सैन्य व्यवस्था कही जाती है। उसके समय की प्रमुख मंगोल समस्या और उसकी महत्वाकांक्षा साम्राज्य विस्तार की भावना को बनाने या सफल होने के लिए एक विशाल सेना की आवश्यकता थी। अतः गद्दी पर बैठने के साथ ही उसने अपनी सैनिक शक्ति को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने एक विशाल स्थायी सेना की नींव डाली, जो हमेशा राजधानी में सेवा के लिए उपलब्ध रहती थी। उससे पूर्व के सुल्तान अपने इक़्तिदारों पर सैनिक सहायता के लिए निर्भर रहते थे। सभी इक़्तिदार अपनी अपनी इक्ताओं से अपनी सेनाओं को लेकर सुल्तान के नेतृत्व में लड़ने के लिए युद्ध काल में एकत्रित होते थे। अतः किसी भी सुल्तान की सफलता उसके इक़्तिदारों के समर्थन पर निर्भर करती थी। परंतु अलाउद्दीन ने उस परंपराओं को तोड़ा और एक विशाल सेना की नींव राजधानी में रहने के लिए हमेशा के लिए डाली। सैनिकों की भर्ती सीधे सेना मंत्री द्वारा की जाती थी। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। एक घोड़ा रखने के लिए सैनिक को 234 टंका वार्षिक और 2 घोड़े रखने वाले सैनिक के लिए 322 टंका वार्षिक वेतन अलाउद्दीन ने निश्चित किया। सैनिकों के अस्त्र शस्त्र और अन्य सामग्री की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जाती थी। नए भर्ती किए जाने वाले सैनिकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। उनकी पदोन्नति, उनका प्रशिक्षण की देखभाल सुल्तान स्वयं करता था। भ्रष्टाचार को रोकने की दृष्टि से अलाउद्दीन ने सेना के रजिस्टर में प्रत्येक सैनिक का हुलिया लिखने की परिपाटी और घोड़ों को दागने की प्रथा भी शुरू की, ताकि सैनिक अच्छे घोड़ों को
बदल न सके। सेना के संगठन, साज सज्जा और अनुशासन पर अलाउद्दीन ने बहुत अधिक ध्यान दिया। उसकी सेना में लगभग 4,75,000 घुड़सवार थे, परंतु पैदल सैनिकों के बारे में किसी भी इतिहासकार ने संख्या का उल्लेख नहीं किया है। निश्चित ही पैदल सैनिकों की संख्या घुड़सवारों से अधिक रही होगी। मंगोल संकट को रोकने के लिए उसने अपने सीमांतों की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की। सीमांतों में नए दुर्ग बनवाए, पुराने किलों की मरम्मत करवाई और सीमांतों पर स्थित इन नए और पुराने दुर्गों में योग्य सेनानायकों की नियुक्ति की, सेनाओं को रखा और उनकी समस्त साज सज्जा, रसद इत्यादि की व्यवस्था वहाँ पर की, जिसका परिणाम था कि मंगोल आक्रमणों को पूरी तरह निष्फल बना दिया गया। उसके पश्चात अलाउद्दीन इतिहास में अपनी बाजार व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। सुल्तान द्वारा लागू की गई बाजार व्यवस्था और मूल्य नियंत्रण के पीछे सुल्तान का उद्देश्य क्या था, इस बारे में इतिहासकारों में विवाद है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अपनी विशाल सेना रखने और सैनिकों को नगद वेतन देने से राजकोष पर भारी दबाव पड़ा, अतः सैनिकों को कम वेतन दिया गया, परंतु उनका जीवन आराम से गुजरे, इसीलिए उसने दैनिक उपयोग की सभी वस्तुओं के भाव निर्धारित कर दिए। परंतु यूवेन डे उसका दूसरा उद्देश्य बताते हैं। वे कहते हैं कि अलाउद्दीन का उद्देश्य व्यापारी वर्ग द्वारा चालाकी के विभिन्न साधनों के प्रयोग से वस्तुओं के मूल्यों में हो रही वृद्धि को रोकना था, न कि उनके सामान्य प्रचलित मूल्यों में कमी करना। कुछ लोग इसका उद्देश्य सुल्तान का मानवीय पक्ष बताते हैं। वो ये कहते हैं कि सुल्तान अपनी जनता की भलाई के लिए उसे उचित दामों पर वस्तुएं उपलब्ध करवाना चाहता था। परंतु जो भी हो, अलाउद्दीन ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही नई बाजार व्यवस्था को लागू किया था। नई बाजार व्यवस्था के अंतर्गत दैनिक उपयोग की सभी वस्तुओं जैसे अनाज, तिलहन, दालें, चावल, घी, तेल, गुड़, शक्कर, कपड़े, दास दासियाँ, घोड़े, गाय, भैंस, बकरे, बकरियाँ, मांस, मछली और साग सब्जियों के भाव साधारण बाजार की दर से कम निश्चित किए। प्रत्येक वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार बनाए गए। किसी भी कारणवश राजधानी के लोगों को उपभोक्ता वस्तुओं के संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिए उसने विशाल सरकारी गोदाम बनाए। उनमें आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त संग्रह किया गया। संकट काल में कौन सी वस्तुएं किस अनुपात में वितरित की जाएगी, उसकी व्यवस्था भी की गई, जो कि आजकल की राशनिंग पद्धति से मिलती जुलती व्यवस्था थी। अनाज की व्यवस्था के प्रति उसने विशेष ध्यान दिया। खालसा भूमि के किसानों से अनाज के रूप में लगान वसूली के आदेश दिए गए। राजधानी के आसपास के क्षेत्रों की भूमि के सभी किसानों से लगान जिन्स के रूप में लिया जाने लगा। जिन्सों के भाव भी तय कर दिए गए। अनाज खरीदने का कार्य केवल परमिटधारी व्यक्तियों को ही सौंपा गया। अन्य किसी भी व्यक्ति को किसानों से सीधा अनाज खरीदने की आज्ञा नहीं थी। दूर स्थानों से राजधानी में अनाज लाने का कार्य करने वाले बंजारों को राजधानी के निकट बसाया गया, ताकि कम मुनाफे के कारण वे लोग इस कार्य को छोड़कर अन्यत्र न जाएं। जिन व्यापारियों के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होती थी, उन्हें राज्य की ओर से ऋण
और अग्रिम दिया गया। कपड़े के व्यापारियों को बाहर से माल मंगाने के लिए अग्रिम धन प्रदान किया जाता था। सभी वस्तुएं निर्धारित भाव पर बेची जा रही थी और सही तोलकर और मापकर दी जा रही थी। इसकी जांच पड़ताल सुल्तान स्वयं करता था और छोटे छोटे बच्चों से सामान मंगवा कर उनका औचक निरीक्षण भी करता था। बेईमानी करने वाले व्यापारियों को कड़े दंड दिए जाते थे। इस प्रकार सुल्तान ने अनाज मंडी के सबसे बड़े अधिकारी सहना-ए मंडी के रूप में और उसके तहत अलग अलग बाज़ारों के लिए सराय अदल भी नियुक्त किए थे। इस व्यवस्था को केवल राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों पर ही लागू किया गया या पूरे साम्राज्य में लागू किया गया था। इस प्रश्न पर इतिहासकारों में मतभेद है। के.एस. लाल तर्क देकर यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि यह व्यवस्था केवल राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित थी। यह बात दूसरी है कि उसके परिणाम स्वरूप देश के अन्य भागों पर इसका प्रभाव पड़ा होगा, परंतु सुल्तान अपने उद्देश्यों में सफल रहा। बर्नी लिखते हैं, सुल्तान की मृत्यु पर्यंत वस्तुओं के भाव एक जैसे ही बने रहे। इस बाजार व्यवस्था का एक दूसरा पहलू भी देखने को मिलता है कि इसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है कि उसकी बाजार व्यवस्था से जनता के किसी भी वर्ग को पूर्ण लाभ नहीं पहुंचा। सबसे अधिक नुकसान किसानों को उठाना पड़ा, जिन्हें अपनी कुल उपज का लगभग 75% सरकारी करों के रूप में अदा करने के लिए विवश होना पड़ा और बची हुई उपज भी निर्धारित मूल्य पर बेचनी पड़ी। परंतु गांव के इन किसानों को दैनिक उपभोग की अन्य वस्तुएं निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराने की कोई अलग से पृथक व्यवस्था नहीं की गई थी। हाथ से सामान तैयार करने वाले कारीगरों को भी इससे कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि उन्हें भी नाम मात्र के मुनाफे पर निर्धारित मूल्यों पर अपना सामान बेचना पड़ता था। व्यापारी और दुकानदार वर्ग को तो इस प्रकार की व्यवस्था से संतोष मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता है। सैनिक वर्ग को भी विशेष संतोष नहीं था, क्योंकि उनके वेतन बहुत कम कर दिए गए थे। कुल मिलाकर उसकी व्यवस्था को जनहित में नहीं माना जा सकता है। जो भी हो, लेकिन अलाउद्दीन ने एक नवीन प्रयोग किया और लगभग अलाउद्दीन अपने जीवन काल में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा। अलाउद्दीन खिलजी का मूल्यांकन एक शासक के तौर पर किया जाना चाहिए। मध्ययुगीन भारत के इस महान शासक के चरित्र और सफलताओं के संबंध में परस्पर विरोधी मत देखने को मिलते हैं। एल्फिंस्टन आदि विद्वानों के अनुसार अनेक मूर्खतापूर्ण और क्रूर नियमों के उपरांत भी उसका शासनकाल गौरवपूर्ण था और वह एक सफल शासक की भांति उसने अपनी शक्तियों का उचित रूप से प्रयोग किया। तत्कालीन इतिहासकारों ने उसके चरित्र और गुणों का उल्लेख किया है। उनके विवरणों से स्पष्ट होता है कि उसे पढ़ने लिखने की शिक्षा नहीं मिल पाई, परंतु उसमें सामान्य सांसारिक ज्ञान और अनुभव की कमी नहीं थी। वह एक दृढ़ संकल्प एवं इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति था और जिस काम को करने की ठानता था उसे पूरा करने के बाद ही चैन लेता था। साथ ही उसमें दुष्टता और क्रूरता की भी कमी नहीं थी। अपनी सत्ता के विद्रोह करने वालों को दंड देते समय वह दया और क्षमा को बिल्कुल भुला देता था। अपने संबंधियों और जलाली अमीरों, विद्रोही नव मुसलमानों, व्यापारियों और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को जिस प्रकार की यातनाएं देकर मौत के घाट उतारा, उसे बर्नी जैसा इतिहासकार भी गर्वित हो उठा। सिंहासन हथियाने के लिए उसने अपने वृद्ध दयालु चाचा की हत्या की और वह प्रतिशोध लेने में भी विश्वास रखता था और मात्र संदेह मात्र पर किसी का भी वध करवा देता था। अपने सेनानायकों की बढ़ती हुई लोकप्रियता से उसे ईर्ष्या भी थी।
और जफ़र खां को इसका परिणाम भोगना पड़ा। जफ़र खां, जिसने मंगोल शक्ति का पूर्ण रूप से दमन किया था, उस जफ़र खां को भी उसने समय आने पर विष देकर मरवा दिया। अलाउद्दीन के बारे में कहा जाता है कि वह अपने धर्म के प्रति निष्ठावान नहीं था। उसने रमज़ान का एक भी उपवास नहीं किया, न वह दैनिक नमाज पढ़ा, न शुक्रवार के दिन कभी वह नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। इन कमियों के उपरांत भी वह अपने धर्म का अनुयायी था। अपने धर्म में उसका गहरा विश्वास था और अपने धर्म के विरुद्ध कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। यह अलग बात है कि उसने धर्म को राजनीति से पृथक रखा और अपनी नीतियों और प्रशासन पर धर्म और उलेमाओं को कभी हावी नहीं होने दिया। अलाउद्दीन पर धर्मांधता का आरोप भी लगता है और हिंदुओं के प्रति उसकी नीति का मूल्यांकन इसी कसौटी से किया जाता है। अपने प्रशासनिक सुधारों की वजह से उन हिंदुओं को जो वंशानुगत राजस्व वसूली का कार्य करते थे और अधिकांश हिंदू मुनाफाखोर व्यापारियों को जो नुकसान उठाना पड़ा, यह मात्र संयोग की बात कही जा सकती है। इसी प्रकार करों की वृद्धि से किसानों की स्थिति दयनीय हो गई और संयोग से अधिकांश हिंदू किसान थे। परंतु इस संबंध में हमें यह भी देखना चाहिए कि प्रथम अध्यादेश के अंतर्गत माफ़ी की ज़मीनों को जब्त करने से जिन हजारों परिवारों को नुकसान पहुंचा, उनमें अधिकांश मुसलमान थे। अलाउद्दीन ने जिन अमीरों की शक्ति को कुचला, वे सभी मुसलमान थे और मंदिरों को लूटना और मूर्तियों को तोड़ना तो उस समय तक मुसलमानों के लिए एक सामान्य बात हो चुकी थी। अकबर जैसा सम्राट भी इससे अछूता नहीं रहा था। अलाउद्दीन में व्यावहारिक ज्ञान की कमी नहीं थी। वह निपुण राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ था। किसी भी अभियान और योजना पर अमल करने से पूर्व उसके बारे में वह पर्याप्त जानकारी और तैयारी कर लेता था और अपनी योजनाओं को कभी कभी वह अपने अंतरंग अमीरों से भी गोपनीय रखता था। जलालुद्दीन के शासनकाल में उसका देवगिरी का अभियान उसकी सतर्कता और साहसिकता का ज्वलंत उदाहरण कहा जा सकता है। आमोद प्रमोद और भोग विलास में डूब जाने की आदत के उपरांत भी उसने कभी अपनी सतर्कता में कमी नहीं आने दी और संपूर्ण शासन व्यवस्था पर सूक्ष्म दृष्टि बनाए रखी। इससे उसे सफल सेनानायकों और सफल सुल्तानों में रखा जा सकता है। दक्षिण भारत के हिंदू राज्यों के प्रति अधीनस्थ मैत्री की नीति को अपनाकर उसने कुशल कूटनीति का परिचय दिया, क्योंकि उसने स्पष्ट अनुभव कर लिया था कि दिल्ली से सुदूर दक्षिण के राज्यों पर शासन करना लाभप्रद नहीं होगा। इसीलिए उसने दक्षिण के राजाओं का शाही सम्मान किया और उन्हें उपाधियों से सम्मानित भी किया। खिलजी वंश के पतन के जो कारण कहे जाते हैं, उन कारणों में अलाउद्दीन खिलजी का अत्यधिक बर्बर और क्रूर होना भी एक कारण माना जाता है। अलाउद्दीन की मृत्यु के केवल 4 वर्षों में ही खिलजी वंश का पतन हो गया और इससे पता चलता है कि बलबन की भांति अलाउद्दीन के साम्राज्य की नींव भी दुर्बल थी। वास्तविक सत्य तो यह है कि सैनिक शक्ति पर आधारित साम्राज्य कभी दीर्घायु प्राप्त नहीं करते। वे उस सुल्तान के मरते ही या उस राजा के मरने के बाद ही लगभग समाप्त हो जाते हैं। जलालुद्दीन और अलाउद्दीन दोनों ने सैनिक शक्ति के माध्यम से सत्ता प्राप्त की, सैनिक शक्ति के बूते पर इसका विस्तार किया और मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा की। इसी को आधार बनाकर उसने स्वेच्छाचारी शासन स्थापित किया। लोग श्रद्धा से नहीं बल्कि उसकी सैनिक शक्ति से आतंकित होकर उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे। इस प्रकार की व्यवस्था सुल्तान की व्यक्तिगत योग्यता और प्रतिभा पर ही निर्भर करती है। संयोगवश उसके उत्तराधिकारियों में एक भी ऐसा नहीं निकला जो शासन तंत्र को संभाल पाता। कुछ इतिहासकार अलाउद्दीन
को खिलजी वंश के पतन के लिए उत्तरदायी मानते हैं। उसने जिस निरंकुशता के साथ तुर्की अमीरों को शक्ति और प्रतिष्ठा से वंचित किया, उसकी वजह से सभी अल्लाई अमीर शासन के विरोधी बनते गए। उसकी राजस्व व्यवस्था से किसान वर्ग असंतुष्ट था, बाजार व्यवस्था से व्यापारी वर्ग उसका विरोधी था, गुप्तचर विभाग की वजह से लोगों की सुविधाएं छिन गई और उसके मुस्लिम अमीर उसके विरोधी बन गए। इस प्रकार अलाउद्दीन ने चारों तरफ असंतोष की पृष्ठभूमि तैयार कर दी, जिसने अवसर आने पर उसके वंश को बचाने के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई। साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी व्यवस्था को स्थायित्व बनाए रखने के लिए अपने पुत्रों और उत्तराधिकारियों को उचित प्रकार की राजनीतिक शिक्षा भी प्रदान नहीं की। खिलजी वंश के पतन का एक और कारण निम्न वंशीय लोगों के प्रति सुल्तानों द्वारा अत्यधिक विश्वास व्यक्त करना भी था। उसने अधिकांश शासन अधिकार ऐसे लोगों के हाथों में सौंप दिए। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के जीवन काल में और उसी के आदेश से सुल्तान के पुत्र खिज़र खां और सुल्तान की बेगम मलिका जहां को कारागार में डलवा दिया और सुल्तान की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों को भी मरवा डाला और दो को अंधा बना दिया। इस प्रकार निम्न वंशीय लोगों के प्रति अत्यधिक उदारता की वजह से उच्च वंशीय तुर्की सरदार उसके विरोधी बन गए और समय आने पर उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के वंश का साथ नहीं दिया। छल, कपट, षड्यंत्र और रक्तपात के द्वारा खिलजी वंश की नींव रखी गई थी। अलाउद्दीन ने इन्हीं साधनों से सिंहासन प्राप्त किया। ऐसे वातावरण में राजवंश के प्रति स्वामी भक्ति और निष्ठा की भावना का अंकुरित होना असंभव था। अतः शासन सत्ता हाथ में आते ही काफूर और खुसरो ने इन्हीं साधनों को अपनाकर अपना मार्ग निष्कंटक बनाने का प्रयास किया। उनका तर्क है कि इसके कारण राजकोष पर बहुत अधिक भार बढ़ता गया, जिसकी वजह से उन कल्याणकारी योजनाओं को हाथ में नहीं लिया जा सका और खिलजी वंश कभी लोकप्रिय न हो सका। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।